हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। वीडियो के भाग 1 में हमने पुष्प की संरचना तथा उसके सभी भागों के बारे में अध्ययन किया। पिछले वीडियो भाग 2 में हमने पुष्प के नर भाग अर्थात पुंकेसर के बारे में तथा परागकोश की संरचना के बारे में अध्ययन किया। इस वीडियो भाग 3 में हम लघु बीजाणुधानी अर्थात माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजिया। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। लघु बीजाणुधानी एक बेलनाकार संरचना होती है जो प्रत्येक परागकोश के सतहों पर स्थित होती है। अनुप्रस्थ काट में लघु बीजाणुधानी वृत्ताकार प्रतीत होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यहाँ चित्र में आप देख पा रहे हैं कि यह जो है एक परागकोश है। परागकोश में हम जानते हैं कि एक डाइथिकस एंथर अर्थात कि द्विकोष्ठी परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी होती है, 1, 2, 3, 4, जो कि सतहों पर स्थित होती है। और इसके बीच में जो है यह कनेक्टिव जो जुड़े होते हैं इससे। आप इसमें देखेंगे कि इसको अगर हम लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में देखें, एलएस में देखें, तो ये लंबवत तो आपको बेलनाकार दिखाई पड़ेगी। लेकिन अगर इसको हम काट दें, इसका ट्रांसफर सेक्शन काट देंगे, तब इसमें जो है ये गोल संरचना दिखाई पड़ेगी। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया की ऐसे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया की या लघु बीजाणुधानी की गोल संरचना यहाँ पे दिखाई पड़ेगी, जिसको हम अगले डायग्राम में देख के समझ लेते हैं। देखिए, यह एक द्विकोष्ठी परागकोश की रियल डायग्राम माइक्रोस्कोप से देखा गया डायग्राम है। ऐसे आपको लैब में देखने को मिलेगा, प्रैक्टिकल में जब आप करोगे तो इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि जब हम माइक्रोस्पोरेंजिया अर्थात एंथर को जब हम काटते हैं तो उसमें मुझे एक द्विकोष्ठी एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई पड़ते हैं। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया कौन कौन देख ले सकते हैं आप। इसमें 1, 2, 3, 4 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं। इसको हम जब देखते हैं बाहर से तो मुझे बेलनाकार दिखाई पड़ती है, और जब इसको हम काट देते हैं तो ये गोल दिखाई पड़ती है। इसमें जो है किसी भी परागकोश में अगर द्विकोष्ठी परागकोश है तो उसमें 2 लोब होंगे, लोब फर्स्ट, लोब सेकेंड। एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। ध्यान में रखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण है, एक कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है, इसको यहाँ पे क्लियर करना जरूरी है। एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, दूसरे लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। पूरे द्विकोष्ठी परागकोश में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है। तो इस प्रकार से एक द्विकोष्ठी परागकोश की संरचना में हम दिखाया गया है कि यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, और इसमें बीच में करेक्टिव है, और इसमें लोब 2 हैं, और माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पे कैसा है? गोल है। लेकिन बाहर से देखने पे कैसा लग रहा है? बाहर से हम इसमें देखते हैं तो ये यहाँ पे देखिए ये बेलनाकार दिखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लघु बीजाणुधानी के मुख्यतः 2 भाग होते हैं। आप देख पा रहे हैं लघु बीजाणुधानी के मुख्यतः 2 भाग हैं, परागधानी भित्ति और बीजाणु जनन ऊतक, माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल और स्पोरोजिनस टिश्यू। तो डाइथिकस एंथर में हम जानते हैं कि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। चारों माइक्रोस्पोरेंजिया में किसी एक माइक्रोस्पोरेंजिया को हम बाहर निकाल करके इसको डिटेल में देखते हैं, तो इसमें मुझे दिखाई पड़ती है सबसे बाहर की तरफ एक पतली भित्ति जिसको कहते हैं एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीसियम, उसके बाद मिडिल लेयर, उसके बाद जो है टैपेटम नामक स्तर होती है। मतलब कुल मिला करके एक माइक्रोस्पोरेंजिया में 4 स्तर होते हैं, 4 लेयर होते हैं। अब बीच में क्या होता है? इसके सेंटर में होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल अर्थात कि स्पोरोजेनस टिश्यू। जो स्पोरोजेनस टिश्यू होता है आगे चल करके यही बनाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC। इसमें देख लीजिए, डायग्राम में हम फिर से दिखा देते हैं कि इस डायग्राम में ये चारों तरफ जो दिखाई दे रहा है रियल में, ये क्या है? ये है परागकोश की भित्ति है, या माइक्रोस्पोरेंजिया की वाल है, भित्ति है। और इस भित्ति जो है इतनी मोटी है, इसमें 4 भित्तियाँ हैं। ठीक है, सबसे अंदर की टैपेटम, सबसे बाहर की एपिडर्मिस, बीच में एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के बाद जो है मिडिल लेयर होती है। आप यहाँ पे देख लीजिए, तो बीच में स्पोरोजेनस टिश्यू होता है जिससे माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। अब परागधानी, पहले हम परागधानी या पराग माइक्रोस्पोरेंजिया की जो भित्ति है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजिया की जो भित्ति होती है इसमें 4 परतें होती हैं। पहला है एपिडर्मिस, दूसरा है अंतस्थीसियम अर्थात एंडोथीसियम, तीसरा है मध्य स्तर, चौथा है
टैपेटम, जिसको हम दिखा चुके हैं यहाँ पे डायग्राम में हम दिखा चुके हैं कि सबसे बाहर की तरफ जो है एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, उसके बाद जो है मिडिल लेयर, तब टैपेटम। यहाँ पे 4 स्तर यहाँ पे दिखाई गए हैं, डायग्राम में क्लियरिटी है, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। पहला जो हेडिंग है, पहला जो आपको पढ़ना है वो है एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा। एपिडर्मिस क्या है? यह पराग कोश की सबसे बाहरी परत है। देखिए हम यहाँ पे पराग कोश बोल रहे हैं, फिर माइक्रोस्पोरेंजिया बोल रहे हैं। सीधी सी बात है कि एक पराग कोश में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, तो पराग कोश में ही माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो यहाँ पे हम चाहे माइक्रोस्पोरेंजिया को बताएं और चाहे पराग कोश को बताएं, बात वही हुई। तो यहाँ पे इसमें 4 सबसे बाहरी परत जो होती है, चौथी 4 परत होती हैं, चारों में से सबसे बाहरी परत जो होती है उसको हम बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस कहते हैं। यह एक कोशिकीय स्तर की होती है, मतलब केवल और केवल एक कोशिका स्तर का ऐसे यहाँ पे बना हुआ है। आप डायग्राम को भी ड्रा कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। जिसका मुख्य कार्य क्या होता है? बाहर है तो सुरक्षा का कार्य करेगा, तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? सुरक्षा का कार्य होता है। बाहर से किसी भी बाहरी आघात, डेसिकेशन या किसी भी रोग से सुरक्षा प्रदान करता है। आगे चलते हैं। अंतस्थीसियम नंबर दूसरा इसका जो स्तर है वो है एंडोथीसियम, जिसको हम अंतस्थीसियम कहते हैं। यह बाह्य परत के नीचे एक स्तरीय परत होती है, वो भी एक स्तरीय थी और ये भी एक स्तरीय है। एक स्तर का मतलब कोशिकाओं का केवल एक स्तर ही पाया जाता है। इसका मतलब होता है कि कोशिकाओं का केवल एक स्तर है। अगर 2 स्तरीय होता तो 2 स्तर होते, ठीक है। तो केवल एक स्तरीय है, तो इसमें स्तरीय है। इसमें कोशिकाओं की आंतरिक भित्ति पर सेलुलोज की रेशेदार पट्टियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। ये जानने वाली चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेलुलोज की रेशेदार पट्टियाँ अंतस्थीसियम में ही पाई जाती हैं, ठीक है। कार्य इसका क्या है? अंतस्थीसियम की कोशिकाएं आर्द्रताग्राही, आर्द्रता मतलब होती है नमी, आर्द्रताग्राही होती हैं और पानी का अवशोषण करके फूल जाती हैं और फिर बाद में फट जाएंगी। फटने के बाद परागकण इससे मुक्त हो जाएंगे। इसका क्या काम होता है? परागकण को मुक्त करने में सहायता करना। मेन काम इसका परागकण को मुक्त करना है, ठीक है। तीसरा जो स्तर आता है माइक्रोस्पोरेंजिया का या परागधानी का, वो है मध्य स्तर, जिसे कहते हैं मिडिल लेयर। क्रमबद्ध तरीके से बात समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं। यह एक 3 परतों की पतली भित्ति वाली कोशिकाओं से बनी होती है। मध्य स्तर में 3 परत होती है। जैसे हमने पहले के 2 स्तर में क्या बताया कि एक परत होती है, लेकिन इसमें 3 परत होती है। एक परत ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस प्रकार से 3 परतों की बनी होती है। थोड़ा मोटी होती है इसलिए मध्य स्तर, ठीक है। ये प्रत्येक परागधानी में अंतस्थीसियम अर्थात एंडोथीसियम के नीचे पाई जाती है, ठीक है। इसका कार्य होता है मध्य स्तर की कोशिकाएं प्रायः नष्ट होकर बीजाणु जनक ऊतक स्पोरोजिनस टिश्यू का पोषण करती हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं डेड होकर के। चौथा स्तर है टैपेटम, सबसे अंदर का स्तर है टैपेटम, ठीक है, सबसे नीचे का। यह परागधानी की आंतरिक एवं विशिष्ट परत होती है। विशिष्ट का मतलब होता है कुछ स्पेशलिटी इसमें होगी। इनकी कोशिकाएं बड़ी, लंबी, बहुकेंद्र की, अंतःसूत्री विभाजन तथा अंतः बहुगुणन द्वारा बहुगुणित होती हैं। अब देख लेते हैं इसके में। टैपेटम जो है 2 प्रकार की होती है, अमीबाइड, अमीबा के आकार की, और ग्रंथिल मतलब कि स्रावी अर्थात ग्रंथिल अर्थात कुछ न कुछ हार्मोन का सिक्रेशन करेगी, कुछ एंजाइम का सिक्रेशन करेगी, इसलिए इसको ग्रंथिल करते हैं। तो आइए देखते हैं अमीबाब के बारे में पहले पढ़ते हैं। अमीबाब जो होती है, अमीबाइड जो होती है टैपेटम, इसमें टैपेटम की कोशिकाएं क्या होती हैं? बड़ी होकर एक दूसरे से जुड़कर पेरीप्लाज्मोडियम का निर्माण करती हैं। ये कोशिकाएं अमीबा की तरह चलकर बीजाणु मात्र कोशिकाओं को पोषण तथा अन्य पदार्थ प्रदान करती हैं। ये पाया किस में जाता है? टाइफा में और लॉरेसी फैमिली के कुछ पौधों में पाया जाता है। तो टाइफा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ऐसे जिसमें कि टैपेटम अमीबाइड होता है, अमीबा की भांति होता है कोशिकाएं इसकी, और एक गमन करती हैं अमीबा की तरह। अमीबा तो सबने देखा होगा। आगे देखते हैं। नंबर दूसरा जो है वो है स्रावी या ग्रंथिल सिक्रेटरी या ग्लैंडुलर टैपेटम। इस टैपेटम की कोशिकाएं अपनी भित्ति अवस्था में बनी रहती हैं, मतलब जो है, और ये पोषण को स्रावित करके बीजाणु जनन कोशिकाओं तक पहुंचाती हैं, मतलब पोषण ही पहुंचाती हैं,
लेकिन जो है अपनी भित्ति अवस्था में रहती हैं, उसमें पेरिप्लाज्म का निर्माण नहीं होता है, बहुकेंद्रकीय नहीं बनती हैं। यह द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। टैपेटम के कार्य। टैपेटम का जो कार्य है वो यहाँ पे दिया गया है। क्या क्या कार्य है इसका? बीजाणु जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करना, पहले ही बता दिया हमने। लघु बीजाणुओं को कैलोस के बंधन से मुक्त करने के लिए कैलोस विकर, कैलोज इसे यहाँ पे लिखना कैलेज एंजाइम का स्राव करती हैं। जैसे कि जो लघु बीजाणु होते हैं, परागकण होते हैं, आपस में ऐसे बनते हैं तो 4 की संख्या में रहते हैं, चारों आपस में जो है यहाँ पे एक कैलोस नामक जो है पदार्थ होता है जिससे जुड़े रहते हैं। तो एक कैलेज नामक एंजाइम निकलेगा, कैलोस विकर जिसे कहते हैं, वो एंजाइम निकलेगा और इसको डिजॉल्व करेगा और ये चारों परागकण तब जाकर के अलग होंगे। तो परागकण को अलग करने के लिए जो है एक टैपेटम से जो कैलेज नामक, यहाँ पे स्पेलिंग जो है यहाँ पे CALLASE कैलेज लिखना है। ठीक है, कैलेज एंजाइम यहाँ पे लिखना है और उसी की वजह से डिजॉल्व होता है। ये बात समझ में आ गई होगी। और बनता कहाँ पे है? टैपेटम कोशिकाओं से। टैपेटम की कोशिकाएं हार्मोन का भी स्रावण करती हैं। हार्मोन जो होते हैं जैसे इंडोल एस्टिक एसिड, ये ऑक्जिन का एक फॉर्म है, इंडोल एस्टिक एसिड, इसका भी ये स्रावण यहाँ पे करती हैं। नंबर 4 इसका जो कार्य है वह टैपेटम की कोशिकाओं से यूबिस कणों का स्राव होता है। यूबिस कण एक प्रकार का ऐसा कठोर कण होता है जिसमें स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ पाया जाता है, जो कि पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? वो है स्पोरोपोलेनिन। कहाँ पाया जाता है? कौन बनाता है इसको? टैपेटम की कोशिकाएं बनाती हैं। कैसे बनाती हैं? पहले यूबिस कण बनाएंगी, यूबिस कणों के अंदर स्पोरोपोलेनिन पाया जाता है और यह इसका क्या काम होता है स्पोरोपोलेनिन का? ये परागकण जो होते हैं उसकी जो बाह्य चोल होती है एक्साइन, उसका निर्माण करते हैं। सबसे बाहरी परागकण की सबसे बाहरी परत का निर्माण करते हैं। इसलिए परागकण जो होता है प्रिजर्व होते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। अगर कोई जो है फॉसिल जो है खुदाई करने के बाद निकाला जाए, डिग करने के बाद, तो फॉसिल में मुझे परागकण दिख जाएंगे। कारण है कि स्पोरोपोलेनिन उस फॉसिलाइजेशन के प्रोसेस में जो है डिस्ट्रॉय नहीं होता है और लॉन्ग टाइम हजारों साल तक के लिए बना रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे चलते हैं। नंबर 5, परागकणों में यह पोलन किट आवरण का निर्माण करता है। जो टैपेटम कोशिकाएं होती हैं ये जो है परागकणों में या जो है पोलन किट का भी निर्माण ये करती हैं। आगे चलते हैं। नंबर 2 जो भाग था माइक्रोस्पोरेंजिया का, वो है बीजाणु जनन ऊतक। बीजाणु जनन ऊतक को हम कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। परागकोश में भित्ति द्वारा घिरी कोशिकाओं के समूह को बीजाणु जनन ऊतक कहते हैं। इनकी कोशिकाएं बाद में पराग मात्र कोशिका का निर्माण करती हैं या कार्य करती हैं, जो अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा 4 लघु बीजाणुओं या माइक्रोस्पोर या इसको पोलन ग्रेन भी कहते हैं का निर्माण करती हैं। इस प्रक्रिया को हम लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।